lead the people's struggle against the Hindutva fascism and Brahminical fascism. So without this proper understanding, we cannot combat, we cannot defeat them. Now our constitution is under danger, in our reservation is under danger, in all our democratic rights, human rights is under danger. So the Modi regime, led by the RSS, the #1 international biggest terrorist organization in the power, in the state power, from state to state. This is the situation. The very big, very titanic challenge before the Indian people is to defeat RSS BJP from power. This is the first and primemost step of the people of India. For that task, fulfilling that task, give the political orientation to that task. Actually, the CPM Legislature Party have a long-run campaign. After long-run campaign, actually, we hold this convention to invite the like-minded forces, left and democratic, Dalit, Kisan, Adivasi, Mahila forces to deliberate the opening, to come to the understanding, to prepare the fight to the coming parliament election. So for that purpose we have this convention. This is a very, very important time. The pre-election convention, this is a very important time to give the political orientation. I appeal to the all participants, mainly speakers and participants and our veteran delegates also. So they use their valuable time to deliver their speeches into the point and true political ideological orientation. साथियों, सीपीएम रजिस्ट्रार के ओर से मैं आप सभी का जो मंच पर बैठे हुए अलग अलग संगठनों के नेतृत्वकारी महत्वपूर्ण साथी उपस्थित हैं, उनके साथ देश के दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए अलग अलग राज्यों से आए हुए साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नागपुर जो है ये दुनिया के सबसे बड़े फासिस्ट संगठन, सबसे पुराने फासिस्ट संगठन आरएसएस का मुख्यालय है और ये इसके साथ साथ ये अम्बेडकरी आंदोलन का भी एक गढ़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत पहले वो बहुत बड़े दूरदृष्टा थे जो समझ गए थे कि भारत में जो बहुसंख्यकवादी, ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी शासन ये आ सकता है भारत के पूंजीवाद के दलाल के रूप में, और इसीलिए 1927 में 24 दिसंबर को आपने मनुस्मृति का दहन किया था, क्योंकि मनुस्मृति हमारे देश में सबसे घृणित पुस्तिका है, जो पुस्तिका समाज के बहुसंख्यक, दलित, उत्पीड़ित वर्ग, आदिवासी और मेहनतकश वर्गों के साथ साथ महिलाओं को भी मानव का दर्जा नहीं देती बल्कि गुलाम का दर्जा देती है, जो खुले रूप से ब्राह्मणी श्रेष्ठत्व की बात करती है, ऊंच नीच की बात करती है और समाज में जिनके मतलब श्रम के अधिकार को छीनने के लिए तथाकथित निम्न जाति का बना दिया गया शुद्ध अतिशुद्ध, उनको हमेशा गुलामी में डाल कर रखने के लिए प्रताड़ित करने का पूरा ग्रंथ है मनुस्मृति। सबसे पहले इसको जलाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और उसके साथ साथ एक भारत में सामाजिक अभियान की शुरुआत की जो कि जरूरी था भारतवर्ष के लिए। तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं, ये 14 तालाब सत्याग्रह कर रहे हैं, तो आरएसएस क्या कर रहा है? जब देश आजाद हुआ और 1949-50 में जब 26 जनवरी पे भारत का नया संविधान बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने, तो उसमें आरएसएस ने ये लिखा 30 नवंबर के दिन, 26 नवंबर के दिन में संविधान प्रकाशित हुआ। तो 30 नवंबर को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर हिंदी में पांजन, उसमें उन्होंने लिखा कि ये विदेशी संविधान है और इससे यह अशुभ है, इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला, और हम जब सत्ता पर आएंगे, मतलब ये जो ब्राह्मणवादी कुलीन लोग सत्ता पर आएंगे तब इनका संविधान होगा मनुस्मृति। ये ऐलान किया था उन्होंने, कई बार ऐलान किया। तो उस समय जो ऐलान उन्होंने किया था वो ऐलान बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज आरएसएस देश की सत्ता पर
ये काबिज है। न सिर्फ राज सत्ता इसके हाथ में है, देश की सड़क की सत्ता भी भगवा गुंडों के हाथ में है और उसके निशाने पे है। जैसा कि गोलवलकर कहते थे कि हिंदू नौजवानों, तुम अपना खून अंग्रेजों के खिलाफ जाया ना करो, तुम्हारे दुश्मन है नंबर 1 मुसलमान, दूसरे ईसाई, तीसरे कम्युनिस्ट। तो गोलवलकर की जो सोच है, गुरु गोलवलकर ने आरएसएस के वैचारिक आधार को मजबूती प्रदान की, मनवादी हिंदुत्व को, इसी लाइन पर आज आरएसएस चल रही है। और बीजेपी तो बस आरएसएस का एक राजनीतिक अंग है, चुनाव लड़कर सत्ता चलाने वाला, लेकिन पीछे में आरएसएस है जो दुनिया का सबसे बड़ा फासिस्ट आतंकवादी संगठन है। इसके बहुतेरे खुले और गुप्त संगठन है जो सड़क, संसद, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, देश के हर क्षेत्र को यह नियंत्रण करता है, मुट्ठी पर करके रखा है। तो दोस्तों मित्रों, ऐसे हालात में जो बीजेपी 20 करोड़ की सदस्यता की बात कर रही है, ये पूरे देश में आरएसएस के मार्गदर्शन में, आरएसएस को मत भूलिएगा, इसके पीछे आरएसएस है, आरएसएस के मार्गदर्शन में बुलडोजर राज चला रही है, जिसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं दलित, शोषित, पीड़ित, मेहनतकश, अल्पसंख्यक और महिलाएं। तो दोस्तों ये जो आज का जो दौर है, ये दौर जो जिसको कहते हैं कि भारत जो है प्रजातंत्र की मातृभूमि है, प्रजातंत्र का जन्मदाता, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या वास्तव में लोकतंत्र यहाँ पर है? क्या रह गया है? जब गोलवलकर ये कहते हैं या हेडगेवार ये कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है, वो हिंदू राष्ट्र किनका है? मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी तत्वों का, कॉर्पोरेट पूंजीवादी तत्वों का हिंदू राष्ट्र है। तो इस हिंदू राष्ट्र को कायम करने के लिए क्या कहा था गोलवलकर ने? उन्होंने कहा था कि जैसे जर्मनी में हिटलर ने और मतलब रोम, इटली में मुसोलिनी ने, जो कि इनके आका रहे हैं, गोलवलकर हेडगेवार के आका रहे हैं, फासिस्ट मुसोलिनी और ये हिटलर। तो हिटलर ने जर्मनी में जैसे यहूदियों की समस्या का समाधान किया है, यहूदियों को मार के, काट के, उसका नस्ली सफाया करके, उसी तरह से हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या की जड़ है मुसलमान, तो इनका सफाया करना है, ये गोलवलकर ने चिन्हित किया था। लेकिन इससे ये ना कयास लगाइए कि सिर्फ मुसलमान निशाने पे है। वास्तव में वो सारे लोग जो मनुस्मृति के अनुसार मानव का दर्जा जिनको नहीं है, वो सारे लोग निशाने पे इस देश के, और वही सारे लोग पूरे देश में। आप देखिए क्या हो रहा है, गुजरात के ऊना से लेकर हाथरस, मणिपुर तक, वो सारे लोग एक एक करके देश की 80% जनसंख्या को निशाना बनाया जा रहा है। बहुसंख्यकवादी धार्मिक कट्टरतंत्र जो कि एक धर्मवादी शासन है, धर्मनिरपेक्ष कतई पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। इन लोगों ने जब 1989 में भाजपा के पालनपुर के अधिवेशन में ये घोषणा किया था राम मंदिर वहीं पर बनेगा, ये इनका मतलब नीति संबंधी सिद्धांत है कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहां बाबरी मस्जिद है। ठीक सुनियोजित आतंकवादी गतिविधि के जरिए 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर का ध्वस्त किया गया। न्यायपालिका को मुट्ठी में कर लिया, पूरी न्यायपालिका की मुट्ठी में है, जज, IAS, IPS सारे लोग, और न्यायपालिका के जो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी या मुख्य न्यायाधीश भी, जिन्होंने राम मंदिर के पक्ष में, हिंदुत्ववादी फासिस्टों के पक्ष में राम मंदिर को हवाले कर दिया, उनको राज्यसभा और सारी खिताब दिए गए। तो उस तरीके से उन लोगों ने अपने निर्णय के अनुसार, उनके नीतिगत निर्णय के अनुसार उन लोगों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया। संविधान की शपथ जरूर मोदी ने लिया है, अमित शाह ने, लेकिन संविधान को पैरों तले, बूट के तले पीस डाला। भारत का संविधान कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाकर वहां पर इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया है। कोई अगर ये सोचता है, कॉमरेड जेल का कहना है कि इसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, अल्पसंख्यक दलित सब शांति से जीवन गुजर बसर कराएंगे, वो दूर की कौड़ी है। इसके बाद है मथुरा, ज्ञानवापी मस्जिद, काशी का एक के बाद एक हमला अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के ऊपर और तमाम अन्य अल्पसंख्यकों, दलित, शोषित और सब महिलाओं के ऊपर, ये बढ़ता ही जाएगा। यह अंतहीन सिलसिला है। अगर आपको रोकना है इन लोगों को, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको आज जो सीपीआई में रजिस्ट्रार पीछे में जो बैनर लगा है कि अखिल भारतीय फांसीवाद विरोधी जन कन्वेंशन करना है, किस लिए? क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, आरक्षण की रक्षा करनी है और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करनी है। लेकिन इन लोग क्या कर रहे हैं?
इन लोगों ने संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया, पूरी तरह से गैर संवैधानिक 123वां संशोधन करके संविधान में जो सामाजिक न्याय, हजारों सालों से जो शोषित पीड़ित है उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आरक्षण दिया गया था जातिगत रूप से, उसको खत्म करके, उसको पूरी तरह डाइल्यूट करके इन लोगों ने आर्थिक रूप से जो ब्राह्मणवादी सवर्ण है उनको आरक्षण की व्यवस्था 10% चालू की। तो संविधान रहा कहाँ? वो सब कुछ में उन्होंने होल सुराख कर दिया और संविधान की मूल धारणा को खत्म कर दिया, उसका बर्फ और नाश कर दिया इन लोगों ने। अब अगर हम नहीं चेतेंगे तो हम जो है कब चेतेंगे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाओं का जो सर्वे है उसके अनुसार दुनिया की 53% गरीब आबादी हमारे देश में है। गरीबी का एक गढ़ है दुनिया का, ये विश्व गुरु के तो दूर कोई भी गुरु। तो साथियों, जो जहां पर हमें नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है, सबको मालूम है आरएसएस क्या है? ये दूर दक्षिणपंथी फासिस्ट संगठन है। इसकी जड़ें हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा में हम कहें तो समाज में वित्तीय पूंजी का जो आका होते हैं, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कॉर्पोरेट, साम्राज्यवादी या एकाधिकार पूंजीपति, ये उनके हितों को सेवा करने वाली एक अति दक्षिणपंथी, एक समझ लीजिए कॉर्पोरेट के लठैत की तरह काम करती है। इनका काम ही उनकी सेवा करना, उनकी तरफ से लठैत की तरह काम करना, मेहनत कशों दलितों के खिलाफ। तो आज हम जब देखते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी के शासन में जो कॉर्पोरेट की जो संपत्ति है, पूंजी है, 300% बढ़ गई है। जहां गरीबों के पास रहने के, जीने के लाले पड़ गए हैं, अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट फलते फूलते जा रहे हैं 10 साल तक जो मोदी के शासन में, और आगे बढ़ रहे हैं। और अडानी क्या था? अडानी एक छोटा सा एक उद्योगपति था। मोदी जब मुख्यमंत्री था गुजरात में, उस समय उसने अडानी को मौका दिया पूरी तरह दिल खोल के। अडानी की संपत्ति और पूंजी और व्यापार में 13% की वृद्धि हो गई और अडानी दुनिया के सबसे बड़े अमीर कॉर्पोरेट की सूची में आ गया। यह सब हुआ आरएसएस भाजपा के कृपा दृष्टि के कारण। तो साथियों, ये जो कॉर्पोरेट है ये आजकल उत्पादन नहीं करते, जो कोई चीजों ये करते हैं जुआरी, जिसको हम कहते हैं जुआरी पूंजीवाद। ये यारा पूंजीपति है, जुआरी पूंजीपति है, सट्टा पूंजी और जुआरी पूंजी चलता है। उत्पादकता अभी नहीं है और इन्होंने पूरी तरह से बेशुमार दौलत, बेशुमार अपने तिजोरियों में पूंजी संपत्ति इकट्ठा कर लिया है और बहुसंख्यक भारतीय जनता को बहुत दरिद्रता में ढकेल दिया है। इस बात को ढांकने के लिए जो धार्मिक उन्माद, राम मंदिर जैसे पूरे उन्माद ये पैदा किए गए हैं इन संघीय मनोवादी फासिस्टों की ओर से। और आज की तारीख में जो भगवा संघी और कॉर्पोरेट जो गठजोड़ है, इसको हम कहते हैं अपवित्र गठजोड़ है, ये जनता के खिलाफ है। ये देश के 80-90% गरीब, मेहनत का, दलित, उत्पीड़ित, आदिवासी, शोषित जनता के खिलाफ है, उनके दुश्मन। इसको समझ लीजिए, ये आरएसएस ऐसा फासिस्ट ताकत है, बीजेपी जिसका छोटा सा अंग है बीजेपी, ये जनता का दुश्मन है। तो जनता के दुश्मन के रूप में ये कैसे काम कर रहा है? इन्होंने संसद को बनाया हुआ है। हिटलर और मुसोलिनी के समय स्थिति ऐसी नहीं थी। मुसोलिनी और हिटलर को प्रजातंत्र का खिलाफ वोटने के लिए अपने संसद को भंग कर देना पड़ा था और सारे कानून को जो मुख्य तानाशाह है डिक्टेटर मुसोलिनी, हिटलर अपने हाथ में ले लिए थे। हिटलर तो अपने संसद को जला के कम्युनिस्टों को फंसा दिया था। लेकिन आज मोदी सहित यूरोप, दक्षिण अमेरिका में जो 9 फासिस्ट सत्ता पर आए हैं, कॉर्पोरेट और साम्राज्यवादियों के दलाल बनके, उनके लिए संसद को भंग करने की जरूरत नहीं है। संसद रहेगा, राज्यसभा रहेगा, विधानसभा रहेगा, लेकिन वो सिर्फ मूक दर्शक के रूप में है। सारे के सारे फैसले लिए जा रहे हैं कॉर्पोरेट बोर्डरूम में। इसको जान लीजिए, संसद सिर्फ एक भवन है, दिख रहा है संसद है, लोकतंत्र है। सारे फैसले कॉर्पोरेट ले रही है। जो कॉर्पोरेट फैसले लेती है उसको संसद में मनवा के छोड़ते हैं, ये तेज पटारेट। तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र का मात्र अवशेष है। और अगर ये आरएसएस फिर से सत्ता पे आई 2024 में, दुनिया के सबसे बड़े और पुराने फासिस्ट आतंकवादी संगठन आरएसएस के 100 साल पूरा हो जाएंगे। इसने प्रण लिया है देश को कॉर्पोरेट शासित हिंदू राष्ट्र में बनाने का। तो फिर हम क्यों ये बात कर रहे हैं
अगर ऐसा होने से इस प्रकार का कन्वेंशन हम आप कोई नहीं कर पाएंगे। जो कोई भी सरकार के संघ की नीति का विरोध करता है उसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही करके या तो जेल में भरा जा रहा है। सबसे खतरनाक निरंकुश कानून जो यूएपीए के तहत और तमाम क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट अमेंड सब में अमेंड करके ऐसा कर दिया है, जो विरोध करते हैं वो देशद्रोही है और जेल में सड़ेंगे या फिर वो मारे जाएंगे भगवा गुंडों के द्वारा या पुलिस मिलिट्री के द्वारा। तो दोस्तों ये हालत इतनी खतरनाक है कि जैसे हमारा बहुत मतभेद कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने भारत में कॉर्पोरेट और साम्राज्यवाद शासित नई आर्थिक नीति लाई थी। कांग्रेस के समय बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। कांग्रेस कभी भी संघी मनोवादी फासिस्टों का ब्राह्मणवाद या फासिज्म का विरोध नहीं करती वैचारिक रूप से, और ये सॉफ्ट हिंदू, नर्म हिंदुत्व के रास्ते पर चलती है। तो ये नतीजा सामने में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या हुआ। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जैसे प्रमुख विरोधी पार्टी के सांसद को संसद से बाहर करने का मतलब क्या है कि अडानी जैसे, अंबानी जैसे कॉर्पोरेट पर अगर आप महाभ्रष्ट होने का आरोप लगाओगे, उनके साथ अगर ऐसा हो सकता तो हम लोग के साथ, बाकी के साथ क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि संसदीय प्रजातांत्रिक अवशेष जो कुछ भी है वो सारी चीजें खत्म की जा रही है। और हिटलर और मुसोलिनी को ये सुविधा दी थी संसद को बनाकर जनता को उल्लू बनाने की, नहीं तो फिर वो संसद भंग नहीं करते। तो दोस्तों आंकड़ेबाजी के अनुसार ये बताते हैं कि भारत जो है भुखमरी खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली बेरोजगारी है, तेज गति से गरीबी बढ़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा हमारे देश में है। परिस्थिति बहुत गंभीर है। तो इसका जो राम मंदिर का उपवाद था, इसके खिलाफ हमने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराना चाहिए। क्यों संघ परिवार इसके खिलाफ है? क्योंकि जाति आधारित जनगणना करने से ये पता चल जाएगा कि भारत में कौन कौन सी जातियों का पास सबसे ज्यादा जमीन है, सबसे ज्यादा संपत्ति है, सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा मलाईदार पोस्ट है, पुलिस, मिलिट्री या फिर जो ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़े पद किनके पास में है। इससे भारत में जो हिंदुत्व राजनीति का गुब्बारा फूट जाएगा कि हिंदू धर्म करके उस टाइप का कोई चीज है नहीं, असल में है ब्राह्मणवादी धर्म। इसीलिए वो लोग इस जाति आधारित जनगणना के खिलाफ है। जैसा वो 80-90% सबको जोड़ते हैं, SC ST OBC सब हिंदू हो, वो गुब्बारा उनका चलने वाला नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, प्रमुख विरोधी पार्टियां, उसमें कांग्रेस भी है, वो मजबूती से अगर जाति आधारित जनगणना की बात को उठाती राम मंदिर के उन्माद के खिलाफ, तो RSS को मजबूर होकर जाति आधारित जनगणना कराना पड़ता। लेकिन दुख की बात है कि राजनीतिक पार्टियां जो वैचारिक प्रतिरोध करना चाहिए संघी मनोवादियों के, ब्राह्मणवादी हिंदुत्व के खिलाफ, वो इसका विरोध नहीं करती है। हमारी जो भी ताकत है, हमने प्रण लिया है कि ना हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनने देंगे और ना भारत में उनके एजेंडा को सफल होने देंगे। तो इसीलिए हमारी पार्टी इस बात को शिद्दत से महसूस करती है कि कम्युनिस्टों ने अतीत में गलतियां की है। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह कहा कि भारत में जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मेहनतकश वर्गों का जो विशाल हिस्सा है यही निम्न तथाकथित दलित जातियों का हिस्सा है, इसलिए जाति का उन्मूलन का आंदोलन करना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने, तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी ने 30 और 40 के दशक में इसको नजरअंदाज किया और यांत्रिक रूप से उन्होंने वर्ग संघर्ष लाते रहा। हमारा CPI में रजिस्ट्रार का कहना है, बाकी कौम बंदियों को हम भी जानते हैं, हम भारत में मजबूती के साथ, शिद्दत के साथ बोलते हैं। हमने हमारे पार्टी का कार्यक्रम और क्रांति के कार्यक्रम में साफ तौर पर संशोधन करके कहा है, भारत में जाति और वर्ग में आप फर्क नहीं कर सकते। वही निम्न जातियां, मेहनत कर जातियां ही सर्वहारा है, यहाँ पर वही खेत मजदूर है, वही सफाई कर्मचारी है। अगर आप जाति उन्मूलन को वर्ग संघर्ष के अविभाज्य हिस्से के रूप में नहीं लोगे तो भारत में कभी भी क्रांति सफल नहीं कर सकते। तो कम्युनिस्टों ने जो पहले गलतियां की है उसको हम सुधारने के पथ पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है और इस पर और बहुत बात हो सकती है, लेकिन आप जो नामचीन लोग जन आंदोलन के नेतृत्वकारी साथियां उपस्थित है, आपको भली भांति मालूम है कि परिस्थिति सही में गंभीर है। तो करना क्या है, क्या करेंगे हम? क्या एक मतलब कम्युनिस्ट ताकतें यहाँ पर क्या कर सकती है? कैसे हम फांसीवाद को रोकें? क्या कम्युनिस्ट अकेले ये काम कर सकते हैं? हमारा ये मानना है कि आज दुनिया के सबसे बड़ा जो फासिस्ट संगठन RSS के मनोवादी हिंदुत्व के चंगुल में ये पूरा देश, ऐसे हालात में हमको
सारी वो ताकतें जो फांसीवाद के खिलाफ है, जो मनुवादी हिंदुत्व की जहरीले सोच के खिलाफ है, जो साझी शहादत साझी विरासत के पक्ष में है, वो सारी ताकतें तमाम दलित वर्ग, उत्पीड़ित वर्ग, आदिवासी समुदाय, सारे के सारे अल्पसंख्यक जो निशाने पे और जो आज निशाने पे नहीं है, जो कल निशाने पे आने वाले, वो सारे लोग और तमाम मोहम्मदी और अम्बेडकरी ताकतों को मिलकर एक मजबूत फांसीवाद विरोधी मोर्चा बनाना पड़ेगा। ये सवाल खड़ा हो सकता है कि एक तो मोर्चा बना है। साथियों, हमारा ये कहना है कि जो पार्टियां आज बीजेपी का विरोध करती है, इनमें से हमारा मतभेद कांग्रेस, टीएमसी, आप या इस प्रकार की पार्टियों से है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये पार्टियां फासिस्ट नहीं है, ये लोकतंत्र विरोधी पार्टियां नहीं है, ये पूरी तरह से पूंजी की दास नहीं है, वित्तीय पूंजी की। लेकिन ये इनमें से ये नवउदारवादी लाइन पर चल रहा है, जन विरोधी नीतियों को अमल में लाते हैं बुर्जुआ या पूंजीवादी पार्टियां। ये पार्टियों के अलायंस में न जाकर भी हमने सीपीआई में लेडिस्टार ने हमारे अपने मतभेद को रखते हुए, क्योंकि हमारा जो लाइन है दुनिया के मजदूरों और मेहनतकशों और उत्पीड़ितों एक, ये हमारा लाइन, मजदूर के साथ दलित उत्पीड़ित के एक, जो लेनिन ने नारा दिया था उसको हम मानते हैं। तो ऐसे हालात में हमारी जो सोच है, मजदूर वर्ग और उत्पीड़ितों का एजेंडा को हम मुकम्मल रखते हैं, लेकिन उसको रखते हुए भी हम मानते हैं आज आरएसएस बीजेपी के शासन के जगह कोई दूसरा गैर फांसीवादी शासन आएगा तो जनता को कुछ अभिव्यक्ति का अधिकार मिलेगा, जनता को सांस लेने का अवसर मिलेगा, जनता को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, शायद अपने ढंग से अपने इच्छा से खाने का, पहनने का, जो संविधान में अधिकार वर्णित है भारत के संविधान में, वो संविधान के अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार मिलेगा। अन्यथा जो तमाम अधिकार धीरे धीरे खत्म हो रही है, अभी तो तेज गति से खत्म हो रही है, वो कुछ भी बचेगा नहीं। इसीलिए आज की तारीख में सीपीआई में लेडिस्टार का यह आह्वान है कि आज की तारीख में हमारा तात्कालिक कर्तव्य है, हम ये जानते हैं कि हम समाजवाद के उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत में जनता का जनवादी भारत बने, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में पूरी दुनिया में समाजवाद कायम हो, लेकिन वो संभव है। आज उसकी लड़ाई हम नहीं लड़, उसकी लड़ाई फांसीवाद विरोधी संघर्ष से गुजरेगी, क्योंकि फांसीवाद के चंगुल से अगर जनता को छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगा, तब जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी। इसीलिए तात्कालिक कर्तव्य है संघीय मनोवादी फासिस्ट ताकतों को भारत की सत्ता से बेदखल करना, उनको जमींदोज करना। इसके लिए हमारा आह्वान है, आपस में कितना भी मतभेद हो, मतभेद होने के बावजूद भी हम वर्गों से आह्वान कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों से नहीं, इंडिया अलायंस से जो भी पार्टी उसमें हम नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि दलित वर्ग के संगठन, उत्पीड़ित वर्ग के संगठन, आदिवासी संगठनों से हम कह रहे हैं, महिलाओं से कह रहे हैं, युवाओं, छात्रों, मजदूर वर्ग के संगठनों से कह रहे हैं, हम तमाम जो वो बहुजन या श्रमण परंपरा के संगठनों से कह रहे हैं कि आप आगे आए, इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना है, आरक्षण के अधिकार और धर्मनिरपेक्षता को, जो कि हमारी नींव की हड्डी है, उसको अगर बचाना है तो एकजुट होकर आज लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़क की लड़ाई को जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन आज संसद में जो एक वोट देने का अधिकार है, उसको मुकम्मल करने के लिए आज नहीं तो फिर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसीलिए वो पार्टी या वो उम्मीदवार जो जनता के दुश्मन भाजपा आरएसएस को हरा सकती है, उसको जिताइए। साफ तौर पे हमारा आह्वान है, जो बीजेपी को हरा सकता है उसको जिताने के लिए बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के पास बहुमत वोट नहीं है, देश का मात्र 37% वोट है, बीजेपी के खिलाफ वोटों का विभाजन रोक दिया जाए तो हमने देखा है कर्नाटक, बंगाल, कई राज्यों में क्या होता है। जनता की ताकत को जनता पहचाने, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। आप जो नागपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नेतृत्वकारी साथी आए हैं कर्नाटक के, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, देश के दूर दराज के क्षेत्रों में जाइए और जनता को समझाइए कि ये वोट, ये चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा, ये भारत रहेगा कि नहीं, बिस्मिल अशफाकुल्लाह भगत सिंह का भारत रहेगा कि नहीं, साझी शहादत साझी विरासत रहेगी कि नहीं, ये तय करने का समय आ गया है। एक वोट का प्रयोग मजबूती से करके भाजपा को सत्ता के बाहर का रास्ता दिखाना है, ऐसा हालत बनाना है कि भाजपा आरएसएस सत्ता में नहीं आ पाए, जो संविधान का, देश का, लोकतंत्र का, जनता का मजाक उड़ाती है। इसीलिए हमारा कहना है तमाम फांसीवाद विरोधी ताकतें एक हो जाए
और इस कन्वेंशन में और इसके बाद पूरे देश में हम फांसीवाद विरोधी अभियान चलाएंगे। तमाम फांसीवाद विरोधी ताकतों का मोर्चा बनाते हुए इस लोकसभा चुनाव में जो भी समय बचा हुआ है, समय बीतते जा रहा है, जनता का दुश्मन कॉर्पोरेट घरानों के लठे संघी मनवादी फासिस्टों को उखाड़ फेंकने के लिए इस संसदीय चुनाव को मजबूती के साथ प्रयोग करेंगे। यही हमारा आह्वान है और इसी आह्वान से सीपीआई में रेड स्टार की ओर से कॉमरेड पीजे जैन जो महासचिव हुए सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। इनका सलाम। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।